नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल। एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं बिहार झारखंड की पॉलिटिकल खबरों के साथ। आज हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि क्या भविष्य में तेजस्वी यादव, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर संजय कुमार मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम चर्चा इस बात की करेंगे कि 2 दिन पहले जो ओवैसी की पार्टी टूटी है, जिसके 5 में से 4 जो विधायक थे वह आरजेडी में शामिल हो गए, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ओवैसी की पार्टी के टूटने के बाद अब इनकी संख्या 80 हो गई। क्योंकि पहले से आरजेडी के 76 विधायक थे। 4 विधायकों की संख्या जैसे ही इनके साथ जुड़ती है, अब इनकी संख्या 80 हो गई। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई कि अब बिहार में फिर एक बार ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने को स्थापित कर पाए, जो पहले बीजेपी थी। जी, जो पहले बीजेपी थी। चूँकि जब मुकेश सहनी जी की पार्टी के वीआईपी के 3 विधायक जब इनके साथ चले गए थे बीजेपी के साथ, तो बीजेपी 77 का आंकड़ा छू ली थी और बड़ी पार्टी के तौर पर अपने को कहती थी कि हम अब बड़ी पार्टी हो भी गई थी जी। लेकिन जैसे ही इन्होंने आंकड़ा 80 को छुआ, ये सबसे बड़ी पार्टी हो गए। रह गई बात की जो केमिस्ट्री है और जो अंकों का गणित है, अर्थमेटिक है। चूँकि सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा छूना होता है और जैसे ही इनकी संख्या 80 की हुई, ये 7 सीट पीछे रह गए हैं। मतलब कि अगर 7 विधायकों का समर्थन इनको मिलता है तो फिर ये सरकार बनाने की स्थिति। यानी आप कह रहे हैं कि आरजेडी में अगर कांग्रेस और वाम दल के विधायकों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या जो है वो करीब 115 पहुंच जाएगी। जी जी जी। अब 80 तो इनकी संख्या अपनी ही हो गई। 19 कांग्रेस के विधायक इनके साथ हैं, 12 सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, 2 सीपीआई के हैं, 2 सीपीएम के हैं। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 115 हो जाती है और ये मात्र 7 विधायक की संख्या से ये दूर होते हैं। मतलब बिहार में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है और इनकी संख्या अगर विपक्ष को मिला दी जाए तो 115 पहुंचती है, लेकिन अभी भी ये बहुमत से 7 दूर है। तो ये जो 7 की जो दूरी है, ये आपको लगता है कि आने वाले समय में पूरा हो सकता है? बिल्कुल पूरा हो सकता है। राजनीति में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और जो संभावना होती है उसमें कोई विचारधारा को लेकर के नज़दीक थोड़े लोग आते हैं। लोग आते हैं नज़दीक सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता में बंटवारा को लेकर के। तो अगर उनको प्रलोभन दिया जाता है कि ठीक है, हम सत्ता की जिम्मेवारी आपको देंगे, सत्ता में हिस्सेदारी आपको देंगे, तो नज़दीक आ सकते हैं। अब उसमें भी जो एक आंकड़ा है, ओवैसी के जो एक एमएलए रह गए हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम AIMIM के जी, हो सकता है कि विचारधारा के स्तर पर इनके साथ जुड़ जाएं कि भाई हम आपके साथ आ सकते हैं, तो 116 का आंकड़ा ये कर लेंगे। मांझी जी, आपको याद होगा कि जब बिहार में परिणाम आया था और उस समय भी मुकेश सहनी और मांझी जी पर डोरे डाले जा रहे थे, तरह तरह के ऑफर की चर्चा थी। ठीक है, वो कयास थी या वास्तविकता थी, ये तो मांझी जी और लालू प्रसाद जी बताएंगे। लेकिन चर्चा थी कि डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, सीएम बनाया जाएगा, उनको करीब लाया जाएगा और सरकार इधर भी बन सकती है, महागठबंधन की भी बन सकती है। फिर एक बार वो ट्रेंड जो है वो करेगा, लगेगा कि मांझी जी को फिर कुछ ऑफर दिया जाएगा। और बीच बीच में भी जो जिस तरह से तेज प्रताप और मांझी जी की मुलाकातें होती हैं, जिस तरह से वाम दल के एमएलए मांझी जी के घर पर जाते हैं, मांझी जी उनसे मुलाकात कर करके एक नज़दीकियाँ दिखाते हैं, तो तस्वीर कुछ हो सकती है। यानी मांझी जी की अगर 4 विधायकों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 116 और प्लस 4 यानी 120 पहुंच जाएगी। जी, तो 120 की संख्या पहुंच जाती है। तो एक तो कि मांझी जी किंग मेकर की भूमिका में अब आ गए हैं, चाहे वो इधर हों या उधर हों। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मांझी जी को कहा जाएगा कि किंग मेकर। एक निर्दलीय विधायक जिनको बतौर सुमित कुमार, हाँ, बतौर एनडीए गवर्नमेंट में उनको मंत्री पद भी दिया गया है,
वो हो सकता है कि वो जो इंडिपेंडेंट हैं वो अगर पाला बदलते हैं तो चूंकि उन पर कोई दल बदल का नियम लागू होगा नहीं, तो उन पर भी दाव लगाया जा सकता है कि हम बेहतर मंत्रालय आपको दे सकते हैं, हम डिप्टी सीएम आपको बना देंगे, आ जाइए मेरे तरफ, महागठबंधन के तरफ ही आ जाइए, और छोड़िए उधर एनडीए को, तो 121 का आंकड़ा छू सकते हैं। फिर भी एक विधायक का मामला जाकर के फंसता है। यानी जब तक जदयू और बीजेपी में टूट नहीं होगी तब तक ये तय है कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहीं पर संभावना बनती है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के कमजोर कड़ी को कहीं से ये पकड़ पाते हैं तेजस्वी या नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे जिसकी संभावना दिख नहीं रही थी, लग रहा था कि एआईएमआईएम के विधायक जिनकी नज़दीकियां जेडीयू के तरफ दिख रही थी, और ऐसा होता भी है राजनीति में कि जो इस तरह के विधायक जो पार्टियों से निकल करके जाते हैं तो वो सत्ता पाने के लिए जाते हैं। विपक्ष ने कौन सा उनको दिया प्रलोभन कि कल हम आपको पार्लियामेंट लड़ा देंगे, कल हम राज्यसभा में भेज देंगे। चूँकि जो उसमें एक शहनवाज जी हैं, उनके पिताजी तस्लीमुद्दीन साहब का एक किशनगंज के इलाके में, सीमांचल के इलाके में एक अपना प्रभाव था, तो शहनवाज जी को हो सकता है कि आरजेडी ने कहा होगा कि आप आइए मेरे साथ, हम आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे, या अंदर खाने में कुछ सरकार बनाने का समीकरण बता दिए होंगे कि कुछ ही दिन के बाद हमारी सरकार बनेगी तो आपको हम ये जिम्मेवारी लेकिन देंगे। ये आपने सही बिल्कुल कहा कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, कोई भी विधायक या कोई भी पार्टी अगर टूटती है तो उसके विधायक जो हैं वो सत्ता दल के साथ जाते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष में बैठा हुआ पार्टी टूटी है और वो विपक्ष के साथ ही गया है। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूँ कि अब इस खेल के क्या राज हैं, कहाँ से ये लोग गाइड हो रहे हैं, ये पत्ते नहीं खुल पा रहे। चूंकि लग रहा था कि इनकी नज़दीकियाँ तो जेडीयू के साथ है, वो वहाँ देख रहे थे, लेकिन फिर ये भी बात कही जा रही है कि जो इनके वोट बैंक हैं, जो बेस है इनका, जो समीकरण इनका बनता है, वो समीकरण आरजेडी के साथ ज़्यादा सूट करता है। कि कल अगर ये चुनाव में जाते हैं और पार्लियामेंट लड़ते हैं, या कल सरकार बनाने में जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी की भी नज़दीकियाँ दिख रही है, जिस तरह से इफ्तार में रफ्तार पकड़ी, जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी जी बड़े सहज दिख रहे थे, जिस तरह से बयानों के तीर पहले चलते थे अब थम से गए हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की बात उनको कही गई होगी कि जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी नज़दीक आ रही है, कल कोई संभावना हम लोग मिलकर के भी बना सकते हैं, और उसमें जब आप मेरे साथ रहेंगे तो प्रमुखता से हम आपको जगह देंगे। तो अगर आश्वासन इनको मिला होगा इस तरह का, जो बाहर अभी आ नहीं पा रहा है कि आखिर ये गए क्यों। अगर एक विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता को ये सर्व कर रहे थे, और कई बार इस बात की भी चर्चा हुई कि नहीं नहीं इनके अधिकारी नहीं सुन रहे थे, पदाधिकारी नहीं सुन रहे थे, क्षेत्र को ये बेहतर तरीके से सींच नहीं पा रहे थे, तो क्या विपक्ष में कौन सी ऐसी ताकत आ जाएगी कि वो सींचने लगेंगे। जरूर कोई अंदर खाने में कोई खेल चल रहा है जिसके तहत ये आरजेडी को इन्होंने चुना, और आरजेडी वो पत्ता नहीं खोल पा रही है कि आखिर हम सत्ता में काबिज होंगे, हमारा कौन सा समीकरण। लेकिन सर, बिहार में अगर बात करें तो चर्चा यह भी है पर्दे के पीछे कि ये विधायक जो अवैसी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, ये विधायक पहले नीतीश कुमार के पास गए थे। नीतीश कुमार अपनी पार्टी में इनको शामिल नहीं किए और उन्होंने ही इशारा दिया कि आप आरजेडी की तरफ जाइए। हाँ बिल्कुल, ये पर्दे में चर्चा तो है, पर्दे के पीछे तो ये चर्चा है ही। इसके साथ साथ आरजेडी के कुछ जो नेताओं से मेरी बात हुई, और उन्होंने भी कहा, विश्वस्त तरीके से तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं से हमारी मदद वहाँ से भी मिल रही है, जिसकी वजह से ये चारों विधायक हमारे पास आए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि होता है ना कि कभी कभी कोई बड़ा खेल करने के लिए छोटे छोटे खिलाड़ियों को पहले वहाँ भेजा जाता है, चलिए आप वहाँ जाइए। और उस खेल के पीछे एक बात ये भी हो सकती है, कल कोई स्थिति बनती है तो जेडीयू तो सबसे बड़ी पार्टी है नहीं, पार्टी तो सबसे बड़ी अभी बीजेपी थी, तो कल गवर्नर के सामने दावा करने की बात होगी कि हमारे पास बहुमत है, हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, तो दावेदारी पेश करने के लिए आरजेडी ही एक विकल्प था, जिनके पास ऑलरेडी 76 विधायक थे। अगर ये 4 की संख्या हो गई तो 80 विधायक का दावा लेकर के गवर्नर के पास ये जा सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, हम सरकार बनाएंगे, बहुमत साबित करने का हमें पहले मौका दें। हो सकता है कि इस खेल में
लगा होगा कि ये 4 विधायकों को वहीं भेज दिया जाए, तब ये 80 का आंकड़ा छुएगा और कल कोई परिस्थिति बनेगी तो गवर्नर पर एक नैतिक और एक संवैधानिक दबाव होगा कि आपने सबसे बड़ी पार्टी को मौका क्यों नहीं दिया। यानी ये पूरा जो खेल है, यह एक तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे खेल रहे हैं। वो उनका जो मन है वो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। उनको खुद नहीं पता है कि आगे आने वाले समय में वो बीजेपी के साथ रहेंगे या उनका साथ छोड़ेंगे। देखिए, अब इस खेल को पर्दे के पीछे भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता, इसके 2-3 उदाहरण मैं बताता हूँ। एक तो इफ्तार में जिस तरह से नज़दीकियाँ देखी कि वो पैदल राबड़ी आवास चले जाते हैं। नीतीश कुमार जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं, स्वभाव से ऐसे नहीं है कि कोई उनको निमंत्रण दिया और करीब 5 साल के बाद वो पहुंचे थे इफ्तार और 5 साल के बाद इफ्तार में पहुंच गए। जब जातीय जनगणना की बात हुई और तेजस्वी जी ने कहा कि हम 72 घंटे के अंदर में अगर सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, नीतिगत कोई फैसला नहीं लिया गया, तो हम पदयात्रा पर चले जाएंगे, दिल्ली कूच कर जाएंगे, और तुरंत वो दूसरे दिन इनके यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बुलावा आ जाता है। कल्पना कीजिए कि अकेले तेजस्वी जी और नीतीश कुमार में घंटों कौन सी बातें होती हैं। अगर इन्होंने कहा कि ठीक है सर्वदलीय बैठक तो हम परसों ही बुला रहे हैं, 1 घंटे की दोनों की मुलाकात। ये पहले से निर्देश दिया गया था, मुख्यमंत्री के तरफ से ये पहले से निर्देश दिया गया था कि नेता प्रतिपक्ष जब हमसे मुलाकात करने आएंगे तो वो अकेले ही आएंगे। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि आखिर अकेले मुलाकात के क्या मायने हैं। इनके पास भी तो बड़े बड़े नेता थे, सिद्दीकी साहब से लेकर के और जगदानंद सिंह जैसे रणनीतिकार आरजेडी के पास थे। इनके साथ भी ये जा सकते थे मिलने, चूंकि दोनों पार्टियां 2 तरह से थी, और उस मुद्दे को भुनाने के लिए ये इन लोगों को लेकर के क्यों नहीं गए। वो 58 मिनट की मुलाकात भी कहीं ना कहीं से नज़दीकियां। और विगत दिनों आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आरजेडी के कोई बड़े नेता नीतीश कुमार पर अटैक नहीं कर रहे हैं, और जेडीयू के भी कोई स्पोक्स पर्सन हो या बड़े नेता हो, वो सीधे सीधे ना लालू प्रसाद पर अटैक कर रहे हैं ना आरजेडी पर अटैक कर रहे हैं। तो नज़दीकियां तो है, लेकिन इसके खेल के पीछे क्या है कि हमेशा आप देख रहे होंगे कि बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है। सर्वदलीय बैठक पर जैसे ही नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया, कहा कि नहीं जातीय जनगणना बिहार में होगा, और ये बाद में स्केप करते रहे, बचते रहे। बाद में ये मीटिंग में चले गए, कहे कि नहीं नहीं मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, सर्वदलीय बैठक आप करा लीजिए। आपको याद होगा कि इनके 45 विधायक हैं, 31 का आंकड़ा जो है वो 1 MLC के लिए है, मात्र 14 बच गया था। बीजेपी ने कहा कि चलिए 2 MLC आप ही भेज लीजिए, वहाँ पर ये चले गए। 2 बार धर्मेंद्र प्रधान जी का आना, सीधे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना, और इस बार तो और आश्चर्यजनक हुआ कि मुलाकात के बाद बजाते वो पीसी करते हैं, और पीसी करके उनको बताना पड़ता है कि 2025 तक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो बीजेपी कब तक इनको साध पाएगी नीतीश कुमार जी को, ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो मिजाज दिख रहा है, वो मिजाज में बहुत वो भाजपा के साथ सहज नहीं दिख रहे हैं। यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके सारे जो विकल्प हैं वो खुले रहें, कल हो के अगर कुछ भी होता है तो वो किसी भी दल से अपना हाथ मिला सकते हैं। और नीतीश कुमार इसके लिए जाने भी जाते हैं, और नीतीश कुमार अपने सारे दरवाज़ा और खिड़कियां हमेशा खुला रखते हैं। तो आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जहां वो खड़े होते हैं उससे अलग हट करके वोट करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू पर ये एनडीए ने दाव लगाई और ये तुरंत तैयार हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत अब ये सहज हो गए, नहीं, वो कैंडिडेट को लेकर वो हाँ, तैयार वो कैंडिडेट को लेकर के तैयार हो गए कि महिला हैं। अब चूंकि महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं तो गलत मैसेज चला जाता। तो नीतीश कुमार बड़ा कैलकुलेटेड राजनीति करते हैं, और उस कैलकुलेटेड राजनीति में अगर लगेगा कि बीजेपी बहुत हम पर दबाव बना करके बिहार में सरकार चलवाना चाहती है, या बीजेपी हमारे माध्यम से अपने एजेंडे को यहाँ लागू कराना चाहती है, तो नीतीश कुमार भी कभी भी कोई निर्णय ले सकते हैं। और उसके लिए इधर अगर एक मैं बता रहा हूँ ना कि 115 का भी अगर आंकड़ा तैयार है, फिर नीतीश कुमार जी के आने के बाद तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे लगता है नीतीश कुमार के आने के बाद तो किसी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दल की जरूरत 80 और 45 जी, 125 जी। वो सीधे ये लोग सरकार बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो पर्दे के पीछे जो बातें आई कि ये 4 विधायक जो जाना चाहते थे नीतीश कुमार जी के साथ, उनको अगर इधर भेजने में उनकी भूमिका रही होगी, तो उस भूमिका के पीछे यही रहा होगा कि हम और अगर आरजेडी दोनों नज़दीक आ जाते हैं तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं है।
कहीं से भी दबाव की जरूरत नहीं है कि हम आपको कौन सा पद देंगे और सरकार में कौन सी जगह आपको देंगे। तो एक संभावना इसकी है, और ये 4 विधायकों का इधर आना, नीतीश कुमार जी का आरजेडी के साथ सहज तरीके से मिलना जुलना, ये इशारा तो कर ही रहा है कि कल कुछ भी बिहार की तस्वीर हो सकती है, बिहार में कोई भी संभावना दिख सकती है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को एक बहाना चाहिए, एक स्ट्रांग पॉइंट चाहिए बीजेपी से अलग होने का। और हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो जो भी मुद्दे थे, बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है कि नीतीश कुमार पर ही वो मुद्दे जो हैं, या यूं कहें कि पासा जो है उल्टा नीतीश कुमार पर ही पड़ा है। चाहे जातीय जनगणना की बात करें, राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, या कैंडिडेट की बात करें, तो बीजेपी कोई ऐसा बहाना नहीं दे रही है कि नीतीश कुमार हमसे हाथ छुड़ा के भाग जाएं या कुछ उस तरीके का हो। देखिए, बहाना नहीं देना इसको मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि बीजेपी हमेशा बैकफुट पर चली आ रही है। तो बैकफुट पर आने का मतलब तो यही है ना कि हम आपको कोई पॉइंट ही नहीं दे रहे हैं कि आप हमको छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल आपसे सहमत कारण है। अगर आप हमको छोड़ के जाते हैं तो फिर फाइनली सभी पार्टियों को जाना पड़ेगा जनता के सामने, जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आखिर हम बीजेपी से अलग क्यों हुए। तो बीजेपी, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी चाहती है कि इनको हम कोई बहाना दें नीतीश कुमार को। देखिए, एक इस खेल को, एक और खेल को इसको समझिए। ठीक है, बीजेपी हर जगह बैकफुट पर चली जाती है, और आप इधर देखे होंगे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जब ये पीसी हाँ, करके उनका बता रहे कहने का थे, यही मतलब था कि 2025 तक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी के धड़ा, चाहे वो संजय जायसवाल हों या बचौल हों या और भी जो इनके स्पोक्स पर्सन हो, ये कोई अटैकिंग बयान जेडीयू पर नहीं दे रहे हैं। मतलब इसके लिए भी इशारा किया गया कि भाई आप आकर के इस तरह की बात करते हैं और ये लोग अटैकिंग बयान देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझ रहे हैं, या जेडीयू के तरफ से भी इस तरह की चर्चा होती है कि क्या ये बीजेपी इस तरह से जो हमको साधने की कोशिश कर रही है, ये 2024 के पार्लियामेंट चुनाव तक या फिर आगे भी। तो एक संभावना ये भी बन सकती है कि ठीक है, बीजेपी अगर हमेशा कंप्रोमाइजिंग स्थिति में होगी, या जो आपके शब्द जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी कोई इनको मौका ही नहीं देगी, जहां पर इनको लगेगा कि अब एक ये बहाना मिलेगा और इस बहाने हम इनसे अलग हो जाएंगे, जिस तरह से तेजस्वी जी के लिए इन्होंने कहा था कि पब्लिक डोमेन में आकर के कहिए कि नहीं, हम पर कोई भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप नहीं है। पता इनको था, जब ये महागठबंधन में चुनाव लड़ने गए थे तो इनको पता ही था कि वो उन पर चार्जेज है। फिर उस समय ये बात क्यों नहीं कहे कि पहले कह दीजिए, उसके बाद हम गठबंधन में जाएंगे। तो इनको जो सूट करता है उसके अनुसार करते हैं। लेकिन इस बात में भी दम है जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी कोई इनको ऐसा मौका नहीं देना चाहती है जो इनको एनडीए छोड़ने का बहाना हो सके। उस स्थिति में एक समीकरण ये भी हो सकता है, और एक बात ये भी हो सकती है कि 2024 के लिए एक दबाव की राजनीति ये बना सकते हैं कि बिहार का जो स्टेट इलेक्शन है और पार्लियामेंट का इलेक्शन है, दोनों एक साथ हो जाए, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ बन सकती हैं। एक खबर तो यहाँ भी आ रही है कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद दोनों चाहते हैं कि बिहार में हम लोगों का महागठबंधन की सरकार बन जाए। तेजस्वी कहीं ना कहीं से अपना रुख अख्तियार किए हुए हैं कि अगर पब्लिक में मेरा एक्सेप्टेंस है, हम पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद जी के छाया से हट करके, जब वो जेल में थे, मैं जनता के बीच में गया और जनता ने हमको इतना भारी मैंडेट दिया, तो फिर हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, और हम अपनी आइडेंटिटी को क्यों डाइल्यूट करें? क्यों ना हम अपनी ताकत को 2 साल और बिहार में लगाएं, हमारी ज़मीन इतनी अच्छी तैयार हो जाए कि कल हम अकेले आरजेडी पार्टी जो है वो चुनाव में जीत करके बेहतर कर सकते। कई संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है कि लालू प्रसाद जी ऐसा चाहते हैं, तेजस्वी ऐसे चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने में एनडीए जब तक बैकफुट पर रहेगी, भारतीय जनता पार्टी जब तक बैकफुट पर रहेगी, जब तक कंप्रोमाइजिंग स्थिति में रहेगी, जब तक नीतीश कुमार जी के हर स्टैंड के सामने वो कहेगी कि ठीक है, ये आपके स्टैंड के साथ है। कहाँ धर्मांतरण के मुद्दे पर जब इन लोगों ने कहा, कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर के कानून बना हुआ है, नीतीश कुमार जी ने एक झटके में खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, बिहार में धर्मांतरण कानून की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी बैकफुट पर चली गई। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम कानून बनाएंगे, हम नियंत्रण करेंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हम फर्टिलिटी रेट को ये कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, चूंकि हम अपने बच्चियों को एडुकेटेड कर लिए, हमारे यहाँ इसकी कानून की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने स्टैंड से वापस हो गई। कहाँ उनके नेताओं का कोई बयान आ रहा है? तो ये बात में दम है आपका।
कि आप जो कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी इनको कोई ऐसा मौका नहीं देगी जो इनको वहाँ से स्केप करने का, हटने का मौका मिले, तब तक ये सरकार चलेगी। लेकिन ये सरकार दुधारी तलवार पर चल रही है। कोई इशू पर बात बिगड़ सकती है, उधर एक तैयार है एक विकल्प, तो वहाँ पर ये दोनों के गठबंधन से एक व्यवस्था बदल सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि वो व्यवस्था बदलने में भाजपा का क्या रोल होगा, वो बाद की चीज़ है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उस स्थिति में बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह का दरार ना हो और स्मूथली हमारी सरकार चले। यानी कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यूं कहा भी जाता है कि राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है, पहले से उसकी एक रणनीति तैयार रहती है। यानी खेल बिहार में शुरू हो चुका है और हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा खेल होने वाला हो। तो आप बने रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल पर।